अस्सलाम वालेकुम डिफेंस वर्ड्स फ्रेंड्स। आईडीए वीकली में पाकिस्तान एयर फोर्स की बहरीन एयर शो में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ पार्टिसिपेशन और एक्सपोर्ट के लिए कोशिशों की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। भारत की पहली मर्तबा हाइपरसोनिक मिसाइल की कामयाब टेस्टिंग समेत गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, बैनुल-अक़वामी जरीदे में छपे आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान एयर फोर्स अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए एक्सपोर्ट की कोशिशों को बहरीन में जारी रखे हुए है। इस बैनुल-अक़वामी एयर शो में पाकिस्तान एयर फोर्स के JF-17 थंडर ब्लॉक 3, जिसको ज्यादा पावरफुल RD-93 MA इंजन से इक्विप किया गया है, वो स्टैटिक डिस्प्ले, जबकि 2 ब्लॉक 2 तैयारे एरियल डिस्प्ले में हिस्सा ले रहे हैं। ब्लॉक 3 थंडर सीरीज का लेटेस्ट ब्लॉक है और इससे पहले इसे गुज़श्ता बरस नवंबर में दुबई एयर शो में पब्लिक किया गया था, जबकि इसने इस साल फरवरी में सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो में भी स्टैटिक डिस्प्ले के साथ शिरकत की थी। थंडर ब्लॉक 3 को लिक्विड कूल एक्स बैंड KLJ-7A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार से इक्विप किया गया है, जबकि इसमें मकामी लिंक 17 डाटा लिंक के अलावा न्यू फ्रेमलेस वाइड एंगल हेड्स अप डिस्प्ले भी ऑफर किया जा रहा है। नए हार्ड पॉइंट की बदौलत ये तुर्क साख्ता एसएल पार्ट को कैरी कर सकता है, जबकि इस पर PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की इंटीग्रेशन की भी इतलात हैं। ख्याल रहे कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर अज़रबैजान की तरफ से वसूल हुआ है। अज़रबैजान के 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों में से 4 ड्यूल सीट और बाकी सिंगल सीट वर्जन है, जबकि इनके लिए तुर्क साख्ता वेपन्स की भी नियर फ्यूचर में इंटीग्रेशन की इतलात हैं। इधर म्यांमार को भी 16 JF-17 तैयारों में से अब तक 14 डिलीवर किए जा चुके हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स की सर्विस में अब तक 70 ब्लॉक 1 और 30 ब्लॉक 2 तैयारे शामिल हो चुके हैं, जबकि 26 ट्विन सीटर JF-17B तैयारे इसके अलावा हैं। तकरीबन 30 के करीब ब्लॉक 3 की पाकिस्तान एयर फोर्स में मौजूदगी की मुख्तलिफ सोर्सेज से इतलात मिल चुकी हैं। यूं पाकिस्तान एयर फोर्स कमोबेश 150 थंडर तैयारे इस्तेमाल कर रही है, जबकि पाकिस्तान एयर फोर्स को तमाम ब्लॉक 3 तैयारों की डिलीवरीज के बाद 50 ब्लॉक 2 तैयारे, जिसमें सिंगल सीट और ट्विन सीट वर्जन शामिल हैं, उनके एवियोनिक्स को अपग्रेड किया जाएगा। भारत में गुज़श्ता रात हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा करने का दावा किया है। भारतीय हुकाम के मुताबिक DRDO की जानिब से इस कामयाब टेस्ट की बदौलत भारत भी उन महदूद ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बना और फील्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर बताई गई है, जबकि इस डेवलपमेंट के साथ ही खित्ते में एक नई दौड़ का आगाज हो गया है। हमारी असेसमेंट के मुताबिक यकीनी तौर पर पाकिस्तान इस डेवलपमेंट के बाद इस किस्म की सलाहियत का मुजाहरा बहुत जल्द कर सकता है। ख्याल रहे कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वारहेड को मार्क 5 से जायद की स्पीड से फ्लाई करते हुए हाई मनूवरेबिलिटी की बदौलत अहदाफ को निशाना बनाने में मदद देती है। चीन इस किस्म का हाइपरसोनिक वेपन DF-17 के नाम से बना और फील्ड कर चुका है, जबकि अब यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी इस किस्म की सलाहियत डेवलप और टेस्ट करने की कोशिशों में होगा। आपकी इस डेवलपमेंट पर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, चीन की एवे की जानिब से दुनिया के पहले ट्विन सीट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-20S को एक स्केल मॉडल के साथ हालिया जुहाई एयर शो के लिए डिस्प्ले किया गया है। ख्याल रहे कि जुहाई एयर शो 12 से लेकर 17 नवंबर को कंडक्ट किया जा रहा है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक J-20S बुनियादी तौर पर लायल विंगमैन ड्रोन्स के लिए कमांड एयरक्राफ्ट के तौर पर कोऑर्डिनेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ख्याल रहे कि J-20S एक न्यू जनरेशन मीडियम टू लॉन्ग रेंज ट्विन सीट हैवी मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे चीन ने इंडिपेंडेंटली डेवलप किया है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में चाइनीज हुकाम का कहना है कि ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर सुपीरियरिटी मिशंस के अलावा जमीन और समंदर पर प्रिसीशन स्ट्राइक्स कंडक्ट कर सकता है। J-20 पर बेस्ड J-20S के बारे में कहा गया है कि ये इस तैयारे की न सिर्फ सिचुएशनल अवेयरनेस को इन्हेंस कर देगा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रप्शन और टैक्टिकल कमांड एंड कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। J-20S बुनियादी तौर पर मैन एंड अनमैन कोलैबोरेटिव कॉम्बैट कंडक्ट करने के काबिल होगा। ख्याल रहे कि इससे पहले की जनरेशन के ट्विन सीट वेरिएंट्स को बुनियादी तौर पर नए पायलट्स की तरबियत और
सेकंड पायलट की जानिब से रेडार डिटेक्शन और मिसाइल अटैक जैसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ताम 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन और नेटवर्क सिस्टम्स होते हैं, इसमें AI टेक्नोलॉजीज बहुत से डाटा की प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली सरअंजाम दे रही होती है। लिहाजा इस सूरत में सेकंड पायलट ऐड करने से इस तैयारे को सिग्निफिकेंट टेक्निकल एडवांटेज हासिल होगा, जो न सिर्फ कमांड एंड कोलैबोरेटिव मैन अनमैन टीमिंग के लिए लॉयल विंगमैन ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकेगा, बल्कि इसके साथ कई तरह के नए लॉयल विंगमैन ड्रोन डेवलप करके उन्हें म्यूनिशन लॉन्चर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ख्याल रहे कि चीन ने यूहाई एयर शो 2022 के मौके पर FH-97A के नाम से लॉयल विंगमैन ड्रोन मुतारिफ कराया था, जिसे न सिर्फ सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग बल्कि म्यूनिशन डेपो के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि J-20S के लिए लॉयल विंगमैन ड्रोन न सिर्फ सेंसर बल्कि इंटेलिजेंट असिस्टेंट के साथ साथ म्यूनिशन कैरियर के तौर पर इस्तेमाल हो सकेंगे, जो न सिर्फ इस तैयारे में मौजूद पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस को इन्हेंस कर सकेगा, बल्कि उसके स्कोप ऑफ अटैक और लार्ज नंबर ऑफ ड्रोन्स को मैदान जंग में इस्तेमाल के काबिल बनाएगा। ख्याल रहे कि चीन इस तैयारे को मुतारिफ करवाने के बाद दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का ट्विन सीट वेरिएंट मुतारिफ कराया है। इससे पहले मंजरेआम पर आने वाले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसा कि F-22 रैप्टर और F-35 के अलावा रूस के Su-57 तीनों ही सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट है। फ्रेंड्स, चीन ने ऑनगोइंग यूहाई एयर शो के दौरान अपने विंगलोंग एक्स ड्रोन को नए वेपन्स के साथ डिस्प्ले किए है। विंगलोंग एक्स, जिसे बुनियादी तौर पर 2023 के पेरिस एयर शो के दौरान डिस्प्ले किया गया था, यह ड्रोन 14.5 मीटर का विंग स्पैन और 26.1 मीटर की लेंथ रखता है। इस ड्रोन के पेरिस एयर शो और अब यूहाई एयर शो पर दिखाए गए स्केल मॉडल को 16 एयर टू ग्राउंड वेपन से लैस दिखाया गया है। ताम ये तमाम तर एयर टू ग्राउंड वेपन्स रिवायती सलाहियतों के हामिल हैं, जबकि चीन ने हालिया यूहाई एयर शो में इस विंगलोंग एक्स ड्रोन के साथ अपने CM-400 AKG एयर टू ग्राउंड एयर लॉन्च रॉकेट को भी इस ड्रोन के साथ वेपन्स पैकेज के तौर पर डिस्प्ले किया है। ख्याल रहे कि चाइनीज कंपनियां टैंगडेम के नाम से एक हैवी क्लास के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को 2022 के यूहाई एयर शो में रिवील कर चुकी हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि 8,500 किलोमीटर की रेंज और 46 घंटे की इंडेरेंस के साथ तकरीबन 2,000 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की जानिब से मल्टीपल रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशंस ऑफर किए गए हैं। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की जानिब से तैयार करदा इन रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशंस को कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन के तौर पर न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की बॉर्डर पोस्ट के लिए फिक्स रिमोट कंट्रोल वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि इन रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशंस के लाइटर वर्जन को 4x4 व्हीकल्स और आने वाले अरसे में इसके हैवियर वर्जन को अल खालिद मेन बैटर टैंक पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की जानिब से मकामी तौर पर डिज़ाइन और डेवलप करदा इस रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन को न सिर्फ फायर कंट्रोल सिस्टम बल्कि मकामी कंपनी के ही तैयार करदा थर्मल इमेजिंग सिस्टम से लैस किया जा सकता है, जिसकी बदौलत ये सिस्टम नाइट टाइम के दौरान भी मुख्तलिफ थ्रेट्स को टारगेट कर सकता है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले J-10C तैयारे को चीन की जिंग्स 3 नेक्स्ट जनरेशन एडवांस टारगेटिंग पार्ट से इक्विप दिखाया गया है। ये एडवांस टारगेटिंग एंड रिकॉनेसेंस पार्ट बुनियादी तौर पर WMD-7 का एडवांस वेरिएंट है। जिंग्स 3 को चीन की LET रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है और इसके अहम फीचर्स की बात करें तो इसको इंफ्रारेड इमेजिंग और हाई डेफिनेशन TV कैमरा से इक्विप किया गया है, जो इसे हर तरह के मौसम में डे एंड नाइट प्रिसीशन टारगेट डिटेक्शन और टारगेटिंग के काबिल बनाती है। दूसरा अहम फीचर लेजर डेजिग्नेशन और रेंज फाइंडिंग है। जिंग्स 3 लेजर गाइडेड म्यूनिशन को गाइड करने के लिए लेजर डेजिग्नेशन और रेंज फाइंडर की बदौलत एक्यूरेट डिस्टेंस मेजरमेंट प्रोवाइड करती है। जिंग्स 3 पायलट के वर्कलोड को कम करने के लिए ऑटोमेटिक टारगेट रिकग्निशन और ट्रैकिंग प्रोवाइड करती है। क्योंकि पार्ट लॉन्ग रेंज रखती है, लिहाजा ये दोनों एयर और ग्राउंड टारगेट्स को लॉन्ग रेंज पर डिटेक्ट और ट्रैक कर सकती है। इस एडवांस टारगेटिंग और रिकॉनेसेंस पार्ट को चीन की
ایئر فورس کے اپنے فلینکر طیاروں پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان اور فیوچر کے ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے J-10C طیاروں کے ساتھ اس کی پروویژن اسے لیزر گائیڈڈ بامز کو پرسیشن سٹرائکس کے استعمال اور اس کی پروٹیکشن میں اضافے کے ساتھ ساتھ ریکانیسنس رول میں ایفیکٹولی استعمال کے قابل بناتی ہے۔ خیال رہے کہ اس ٹارگیٹنگ پارٹ کو امریکی ساختہ سنائپر ایڈوانس ٹارگیٹنگ پارٹ کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ سنائپر ایڈوانس ٹارگیٹنگ پارٹ کی تمام تر صلاحیتوں، اس کے فیچرز اور خصوصیات کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، روس کی روسٹیک کارپوریشن کے سینئر آفیشل نے حالیہ یوہائی ایئر شو کے دوران دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ملک نے Su-57E 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ سے متعلق پہلا ایکسپورٹ کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ گو کہ ان کی جانب سے اس کسٹمر کا نام ڈسکلوز نہیں کیا گیا، تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ روس کو Su-57E 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کے ایکسپورٹ ویریئنٹ کے حوالے سے کوئی فارمل آرڈر رسید ہوا ہے۔ اس سے پہلے رشین ایئر فورس کی جانب سے ہی Su-57 کو عقائر اور باقاعدہ مرحلہ وار انڈکٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ روس کو اس عرصے کے دوران ابھی تک Su-57 کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ایکسپورٹ کانٹریکٹ حاصل نہیں ہوا تھا۔ روس کے Su-57 نے ملک سے باہر پہلی مرتبہ کسی دفاعی نمائش میں شرکت کی ہے، جبکہ حالیہ یوہائی ایئر شو کے دوران اس طیارے کو نہ صرف اسٹیٹکلی ڈسپلے کیا گیا ہے بلکہ اس نے ایریل ڈسپلے میں بھی حصہ لیا ہے۔ خیال رہے کہ یوہائی ایئر شو میں شرکت کرنے والا یہ Su-57 بنیادی طور پر پروٹوٹائپ ایئر کرافٹ میں سے ایک ہے، جبکہ روس کی ایئر فورس کو حال ہی میں Su-57 کے مزید یونٹس بھی ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ فرینڈز، گو کہ اس پہلے کسٹمر کے بارے میں نام ڈسکلوز نہیں کیا گیا، تاہم الجیریا کے بارے میں امکانات ہیں کہ اس نے ممکنہ طور پر اس رشین ساختہ 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کہے جانے والے طیارے کا انتخاب کیا ہے۔ الجیریا اس سے پہلے بھی کئی رشین ساختہ خاص طور پر ایئر فورس کے لیے مختلف فائٹر ایئر کرافٹ استعمال کر رہا ہے، جبکہ دفاعی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ Su-57 کا پہلا ایکسپیکٹڈ کسٹمر الجیریا ہو سکتا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ فرینڈز، چائنیز کمپنیوں کی جانب سے PL-15 لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کا نیا فولڈڈ ونگ ویریئنٹ متعارف کرایا گیا ہے۔ ایوک کی جانب سے ڈسپلے کردہ PL-15 لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کا وہ ایکسپورٹ ویریئنٹ رکھا گیا ہے جنہیں فولڈنگ ونگز کی مدد سے زیادہ تعداد میں اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی انٹرنل ویپن بے میں کیری کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ایکسپورٹ کسٹمر کو آفر کیے جانے والے PL-15E لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کی رینج 145 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور نئے فولڈڈ ونگ ویریئنٹ کی بدولت F-35A اور J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ میں اس قسم کے 6 میزائل انٹرنل ویپن بے میں کیری کیے جا سکیں گے۔ خیال رہے کہ چائنیز ایوک کی جانب سے اپنے PL-12 بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کا بھی نیا ویریئنٹ متعارف کرایا گیا ہے، جس کی رینج 120 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ SD-10 کہے جانے والے اس میزائل کے اس سے پہلے بیس ویریئنٹ کی رینج تقریباً 100 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، تاہم حالیہ ورژن کی رینج کو 120 کلومیٹر تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ فرینڈز، چین کی جہاں بے شمار کمپنیاں ایئر فورس سے ریلیٹڈ کئی طرح کے اکوپمنٹ اور سسٹمز یوہائی ایئر شو کے موقع پر ڈسپلے کر رہی ہیں، وہیں لینڈ سسٹمز بنانے والی نورینکو بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ نورینکو کی جانب سے جہاں VT4 کے لیٹسٹ VT4A1 کو ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے پریزنٹ کیا گیا ہے، وہیں نورینکو کی جانب سے VT5U کے نام سے لائٹ ٹینک کا ان مینڈ ویریئنٹ بھی ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے باقاعدہ ڈسپلے کیا گیا ہے۔ گو کہ 2022 میں بھی اس ٹینک کو دفاعی نمائش میں پریزنٹ کیا گیا تھا، تاہم اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اس کو آپشن کے طور پر ان مینڈ ٹینک کے طور پر بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے، تاہم اس کا فلی ان مینڈ ویریئنٹ اب اس دفاعی نمائش میں ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے آفر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب VT4A1 کی بات کریں تو اس پر چین کے مقامی سطح پر تیار کردہ ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم کو آفر کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگر کمیونیکیشن جیمرز اور منی ڈرون کو بھی اس ٹینک کے ساتھ اس دفاعی نمائش میں شوکیس کیا گیا ہے۔ فرینڈز، سویڈن کی جانب سے اپنی ایئر فورس کے لیے کارگو اور ٹرانسپورٹ مقاصد کے لیے برازیلین کمپنی ایمبریئر کے C390 کارگو ایئر کرافٹ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ برازیل کی جانب سے 2010 میں سویڈش کمپنی ساب کے ساتھ 36 گریپن فائٹر جیٹ سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا گیا تھا، جبکہ تقریباً 12 مزید طیارے برازیل کی جانب سے ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
इसी डील के रिस्पॉन्स में अब स्वीडन की जानिब से एम्ब्रियर के C390 मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट का इंतखाब किया गया है, जिसकी डिलीवरीज बहुत जल्द शुरू होने की तवक्को है। स्वीडिश हुकाम का कहना है कि उसने इन डेप्थ एनालिसिस और इवैल्यूएशन के बाद कई कंपेटिटर के तैयारों को इवैल्यूएट करने के बाद एम्ब्रियर के C390 का इंतखाब किया है। स्वीडन की जानिब से इस तैयारे के इंतखाब के बाद अब स्वीडन छठा यूरोपियन कंट्री है जो इस तैयारे को आने वाले अरसे में इस्तेमाल करेगा। इससे पहले चेक रिपब्लिक, हंगरी, नेदरलैंड्स, पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया के साथ साथ ब्राज़ील और साउथ कोरिया इस तैयारे के यूज़र हैं। फ्रांस चीन की जानिब से हालिया यूहाई एयर शो के मौके पर HQ-19 एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मुतारिफ कराए गए हैं, जबकि इस सिस्टम के बारे में कहा गया है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी लॉन्ग रेंज पर इंटरसेप्ट कर सकता है। HQ-19 के बारे में चाइनीज हुकाम का दावा है कि ये 3000 किलोमीटर की रेंज पर मुख्तलिफ नौइयत के बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक्सो एटमॉस्फेयर और एंडो एटमॉस्फेयर में इंटरसेप्ट कर सकता है। HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक और खास बात जो काबिल गौर है वो ये है कि चीन की जानिब से इस सिस्टम को अपनी आर्म्ड फोर्सेस में तकरीबन गुज़श्ता 10 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम ये इंफॉर्मेशन पहली मर्तबा ऑफिशियली डिस्क्लोज की गई है। HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को हालिया दिफाई नुमाइश में एक्सपोर्ट के लिए प्रेजेंट करना बुनियादी तौर पर इस बात की भी अक्कासी करता है कि चीन जब अपनी आर्म्ड फोर्सेस के ज़रिए इस्तेमाल मुख्तलिफ नौइयत के सिस्टम्स के एडवांस या अपडेटेड वेरिएंट्स बना लेता है तो उस वक्त वो प्रीवियस वर्जन्स को एक्सपोर्ट के लिए शोकेस करता है। यकीनी तौर पर चीन की जानिब से अपनी मुसल्लह अफवाज के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का HQ-19 के बाद भी अपडेटेड वेरिएंट बनाया और गालबन इंडक्ट किया जा चुका है और यही वजह है कि अब HQ-19 को एक्सपोर्ट के लिए ऑफर किया जा रहा है। ख्याल रहे कि ये सिस्टम 3000 किलोमीटर की रेंज रखता है और इसको हाईली एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम करार दिया जाता है, जबकि दिफाई माहिरीन का कहना है कि ये अमेरिका के थर्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम के हमपल्ला सिस्टम है, जिसे अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल्स को ही इंटरसेप्ट करने के लिए डिज़ाइन और डेवलप किया था। फ्रेंड्स, आईडिया वीकली में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।